गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विद्यासागर सिंह विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और बच्चों एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल भी कर रहे थे कि सर पीडीएफ कहां से लें, आंसर कहां से लें। तो आप लोग विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें। और आप लोग पीडीएफ का प्रिंट आउट करा करके प्रैक्टिस करते रहिए और ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस टेस्ट सीरीज 10 और ये सेशन में आप लोग जुड़िए और अपने स्टूडेंट यानी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी सारे बच्चों को भी ये फायदा पहुंच सके। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस कर रहे हैं बाबू। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का है बाबू, जिसका नाम है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 है, यहां नहीं दिख रहा है, 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब की शक्ति क्या है? तो बल्ब की शक्ति P बराबर, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है वोल्ट इंटू करेंट, यानी P इक्वल टू VI। तो दिए गए ऑप्शन में V का मान दिया है बाबू 220 और एम्पियर यानी I का मान दिया है बाबू 5/11। तो हम लोग रख सकते हैं 220 इंटू 5/11, तो 11 दूना 22। क्लियर हो सकता है क्या? 11 दूना 22 हो जाएगा, तो 20×5 100 वाट, कितना? 100 वाट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलॉम का आवेश प्रवाहित होता है। क्लियर। तो यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की गणना करें। तो एक हम लोगों के पास फॉर्मूला है बाबू V इक्वल टू W/Q और W इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? V इंटू Q। तो V दिया हुआ है बाबू कितना हम लोगों का? 5। Q का मान कितना है बाबू? 2। तो यानी कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा हम लोगों का? 10 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 जूल हो जाएगा। बताओ तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा बाबू? बोलिए क्या हो जाएगा हम लोगों का? 10 जूल। क्लियर हुआ। इस फार्मूला से हम लोग निकल सकते हैं W इक्वल टू V इंटू Q। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि यदि समान आयतन किंतु भिन्न भिन्न घनत्व। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बाबू, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि समान आयतन, आयतन क्या है बाबू? समान है, किंतु भिन्न भिन्न घनत्वों P1 और P2 वाले दो मिश्रणीय द्रवों को मिला दिया जाता है तो उस मिश्रण का घनत्व क्या होगा? ठीक है। तब देखिए समान आयतन यानी आयतन क्या है बाबू? मान लिया हम लोग की आयतन भी है। अब बोल रहा है कि घनत्व एक P1 है और एक P2 है, तो ये आयतन है, ये घनत्व है। अब बोल रहा है कि मिश्रण का घनत्व क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं बाबू कि घनत्व इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास? घनत्व के लिए फॉर्मूला क्या है बाबू? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या है हम लोगों का? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, घनत्व निकालने के लिए। तो मिश्रण का, तो आप मिश्रण का घनत्व अगर निकालना होगा तो मिश्रण का घनत्व बराबर टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे क्या बाबू? कि मिश्रण का घनत्व। तो मिश्रण के घनत्व को निकालने के लिए रिक्वायरमेंट किसका है? मास का है। तो मास निकालना पड़ेगा। देखो मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी का वैल्यू कितना है बाबू? एक बार P1 है, अब वॉल्यूम तो सेम है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि ये पहला का है तो P1 भी, और दूसरा का मास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? P2 भी। क्लियर। तो अब कह रहा है हम लोग कि टोटल मास, तो टोटल मास के जगह पे बाबू हम लोग लिख सकते हैं P1 भी प्लस P2 भी अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो दोनों का वॉल्यूम बोल रहा है कि समान है, तो अगर एक का भी है तो दूसरे का भी है, तो यानी 2 भी हो सकता है। तो यहां पे देखेंगे कॉमन ले सकते हैं हम लोग ऊपर में भी, तो P1 प्लस P2 अपॉन कितना हो जाएगा बाबू? 2 भी। तो 2, ये भी और भी क्या हुआ? कैंसल हो गया और ये 2 नीचे बचा और ऊपर में P1 प्लस P2। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या? P1 और P2 ऑप्शन है, P1 और P2 अपॉन 2। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि यदि समान आयतन है और दो लिक्विड है आपके पास, क्या कह रहा है कि यदि समान आयतन हो किंतु भिन्न भिन्न घनत्वों
P1 और P2 वाले दो मिश्रणीय द्रवों को, यानी द्रव दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन डेंसिटी डिफरेंट है। तो बोल रहा है कि दोनों को मिलाने पर डेंसिटी क्या होगा। तो मिश्रण के डेंसिटी के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे बाबू, टोटल मास। टोटल मास कुल द्रव्यमान बटे में कुल आयतन। तो द्रव्यमान का हमारे पास फार्मूला था घनत्व इंटू आयतन। तो पहला के लिए घनत्व क्या है, P1 है, आयतन तो सेम है। दूसरा के लिए घनत्व क्या है, P2 है, आयतन तो सेम है। तो हम लोगों ने इस फार्मूला पे अप्लाई किया तो आंसर हम लोगों का ये सामने आ गया। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 3 तो हो गया। 4 हम लोगों का क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, सांद्र का मतलब होता है बाबू मोटा, सांद्र का मतलब सिंपल लैंग्वेज में मोटा कह सकते हो, गाढ़ा कह सकते हो, ठीक है। जो जलेबी का चाशनी है वो सांद्र है, और जो हम लोग शरबत पीते हैं वो तनु है यानी पतला है। क्लियर। तो बोल रहा है कि सांद्र को तनु बनाने के लिए यानी कॉन्क को डाइल्यूट बनाने के लिए क्या करना होगा। तो एसिड में हम लोग पढ़ते हैं बाबू कि कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए। एसिड में पानी अगर डालेगा कोई व्यक्ति तो डालने वाला व्यक्ति जल जाएगा। तो हम लोग को जब भी डालना है पानी में एसिड डालना है। तो देखेंगे ऑप्शन को, तनु अम्ल में पानी डालेंगे। सांद्र को तनु करना है तो तनु में क्यों डालेंगे भाई, नहीं डालेंगे। सांद्र अम्ल में पानी डालेंगे तो अम्ल में पानी डालने के लिए केमिस्ट्री अलाउ नहीं करता है। सबसे पहले अम्ल में पानी नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि अम्ल में पानी आप डाल ही नहीं सकते हो, डालने वाला व्यक्ति जल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पानी में सांद्र अम्ल को डालेंगे तो ये अम्ल पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा। क्लियर। तो आंसर इज द डी। आंसर क्या होगा बाबू हम लोगों का, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में 6 एम्पियर दर्जे का एक फ्यूज लगा है। इस परिपथ में 100 वाट इस परिपथ में 100 वाट 220 वोल्ट के अधिक से अधिक कितने बल्ब सुरक्षित रखे जा सकते हैं, कितने बल्ब सुरक्षित रखे जा सकते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को सुधारेंगे बाबू, 5 एम्पियर होगा, ठीक है, 5 एम्पियर। फ्यूज का जो रेटिंग होता है वो एम्पियर में होता है, ध्यान रखना है, फ्यूज का रेटिंग एम्पियर में। तो अगर हम लोग फ्यूज के लिए अगर निकालना चाहे पावर तो क्या होगा, फ्यूज का हम पावर निकालना चाहते हैं, पावर किसका, फ्यूज का। तो फ्यूज का पावर निकालने के लिए बाबू हमारे पास वोल्टेज कितना है, 220। वोल्टेज कितना है बाबू, 220। धारा का मान कितना है बाबू, 5। तो ये हो गया हम लोगों का फ्यूज का पावर। तो फ्यूज के पावर को ही न झेलना है जो आगे हम लोग बल्ब लगाएंगे। तो बल्ब का पावर कितना है बाबू, 100 वाट। बोल रहा है कितना बल्ब, तो x बल्ब। कितना बल्ब लगाएंगे बाबू, तो x बल्ब लगाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आंसर हम लोगों का आएगा। तो x शून्य और एक शून्य हम लोगों का कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और 2 से ये 11 बार में कट गया, यानी x का वैल्यू कितना, 11 बल्ब को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। कितने बल्ब को बाबू, 11 बल्ब को। क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि फ्यूज का पावर निकाल लिया। तो फ्यूज का पावर निकालने से क्या हुआ, ये अलॉटेड पावर हो गया कि इतना पावर तक आप यूज कर सकते हैं। तो उतना पावर में कितना बल्ब, तो एक बल्ब का पावर दिया हुआ है, तो बाकी हम लोग निकाल सकते हैं कि इतना में कितना बल्ब यूज कर सकते हैं। तो 11 बल्ब से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, सर्किट स्पॉइल कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। कह रहा है हम लोगों का क्वेश्चंस बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि यह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जैसे देखिए ये हो गया बाबू अम्ल और यह हो गया क्षार। क्लियर। और ये क्या बना रहे हैं बाबू, तो लवण NaCl प्लस क्या बना रहे हैं, जल। तो बोल रहा है कि इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा। तो इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। किस प्रक्रिया के नाम से जानते हैं बाबू, उदासीनीकरण। यहाँ पे एसिड है, एसिड ये है, बेस ये है, और एसिड और बेस मिलते हैं बाबू तो साल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर भी बनाते हैं। क्लियर, आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करेंगे बाबू कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो 9th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बाबू कि बल वह भौतिक कारक होता है, बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु के गति को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल ही है जो किसी वस्तु की गति को बदल सकता है, अगर रुका हुआ है तो स्पीड में ला सकता है, स्पीड में है तो रोक सकता है। यह काम किसका है बाबू? फोर्स का है, बल का है। और जो उस फोर्स का विरोध करता है, जैसे हम लोग इस बोर्ड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बोर्ड जो प्रयास कर रहा है, यह प्रयास ही क्या है? इनर्शिया है, जड़त्व है। इनर्शिया है, जड़त्व है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे बाबू कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, देखो बाबू जब भी क्वेश्चन हम लोगों के पूछे कि वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, और यह क्वेश्चन इस बार रेलवे में गिन करके 27 सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी वक्रता केंद्र की बात होगी तो हमेशा उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में जाने जाते हैं? तो पहले तो ये जानना होगा कि ये निष्क्रिय गैस है कौन कौन। तो ये है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। जेनन, रेडन, इन गैसों को बाबू हम लोग कहते हैं निष्क्रिय गैस, इनको कहते हैं इनर्ट गैस। कौन कौन है बाबू? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। और ये आवर्त सारणी में दिखाई देते हैं हम लोगों को ग्रुप नंबर 18 में। ग्रुप नंबर 18 में 17 में बाबू रहते हैं जिनका नाम है हाइलोजन। 17 में कौन है बाबू? हाइलोजन। 17 में जो रहते हैं वो हाइलोजन कहलाते हैं। 15 में जो रहते हैं बाबू इनको हम लोग निकोजन कहते हैं। 15 वाले को निकोजन कहते हैं, 16 वाले को कैल्कोजन कहते हैं, 16 वाले को कैल्कोजन कहते हैं, 15 वाले को निकोजन कहते हैं, 17 वाले को हाइलोजन कहते हैं, 18 वाले को इनर्ट गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कह रहा है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो चांदी और सोना जैसी जो धातुएं होती है ये हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। इसी श्रेणी में प्लैटिनम भी आता है, इसलिए इनका हम लोग आभूषण बनाते हैं। आभूषण बनाने का इन धातुओं का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये धातुएं जो होती है निष्क्रिय धातु की जैसी होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती। जनरली ये रिएक्शन करती ही नहीं है किसी एलिमेंट से, जनरली सामान्यतः नहीं करती है, इसलिए हम लोग इसका यूज भी करते हैं, क्योंकि यूज करेंगे तभी होगा, नहीं तो पता चला कि मार्केट से खरीदे चांदी और ये रिएक्शन करके कुछ और बन गया। ठीक है, तो ये इसमें आंसर क्या होगा हम लोगों का कि चांदी जो है यह हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी ये सभी धातुएं गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया ये कर लेती है। अब कह रहा है हम लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम में शो कर रहा है? तो बाबू हम लोग को देखना होगा पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जब हम लोग देखेंगे तो आमने सामने जो तत्व रहेंगे तो बढ़ते हुए क्रम को काफी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शो करेंगे, क्योंकि वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। तो जोड़ी अगर देखेंगे तो बोरोन यहां रहता है, बोरोन यहां रहता है, ये बेरिलियम, और इस साइड में आता है बोरोन। ठीक है, इस साइड में रहता है बेरिलियम और उसके जस्ट सामने रहता है बोरोन। तो ये सही जोड़ी हम लोगों का कौन सा होगा बाबू? बेरिलियम और बोरोन, बेरिलियम और बोरोन। 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? शरीर में कौन सा मटेरियल पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो सफेद रक्त कणिका WBC जिसे हम लोग कहते हैं, WBC प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। प्लाज्मा जो है यह हार्मोन का परिवहन करता है, रक्त का तरल भाग होता है। लाल रक्त कणिका जिसे RBC कहते हैं, इसी RBC में बाबू रहता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में रहता है लोहा, और लोहा के साथ रहता है ऑक्सीजन। तो यह लाल रक्त कणिका RBC हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर हुआ बाबू?
ये भी याद रखेंगे हम लोग कि हीमोग्लोबिन का एक परमाणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करता है, 4 ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करता है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आर बाबू यहां पे शो करेगा रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को। आर किसको? रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी का मतलब कि जिसमें मेल फीमेल पार्ट दोनों एक ही में हो, तो ऐसा खीरा में होता है। खीरा, कोहड़ा, ये सब जो फूल फल होते हैं ये उभयलिंगी फूल के एग्जाम्पल होते हैं। खीरा, कोहड़ा, पंपकिन जिसे बोलेंगे हम लोग, कुम्हड़ा भी लिखते हैं उसको। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो इम्ब्रायो बाबू, हम लोगों ने इसी तरह का क्वेश्चन पिछला सेट में भी देखा था कि फैलोपियन ट्यूब से अंडा जो है या गर्भाशय में पहुंचता है और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, तो सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी? मोल की संख्या कितनी होगी? सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 दिया हुआ है। तो मोल और परमाणु द्रव्यमान में एक संबंध है कि किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान जो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू 1 मोल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो सल्फर का 1 मोल कितना है बाबू? 32 है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है बाबू? 32 है। तो बोल रहा है कि सल्फर के 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी? मोल की संख्या कितनी होगी 32 ग्राम में हम लोगों से पूछ रहा है। तो सल्फर जो है बाबू, सल्फर जो है ये हम लोगों का, सल्फर जिसे हम लोग कहते हैं, तो सल्फर जो है S8 के रूप में शो होता है, नहीं S8 के रूप में शो होता है। तो अगर हम लोग कर लें कि जो हम लोगों का 32 है बाबू, इस 32 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूना 16 और अतिरिक्त का 24 एक 25, 256 हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, और इसको 256 को अगर हम लोग 60 से भागा दे दें, ठीक है, 60 से भागा दे देंगे 256 को, तो ये कितना बार में? लगभग ये हम लोग का 0.4 के आसपास या कुछ आएगा। लेकिन इस तरह से इसको नहीं बनाना होगा हम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है ये पूछा गया क्वेश्चन है इस साल रेलवे का, और ये ऑप्शन रेलवे ने हर क्वेश्चन का गलत दिया, इसलिए हमने ऑप्शन सुधरवाना है नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू हम लोगों का कि 60/32, जो आंसर आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखना है, इसमें कोई आंसर मैच नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। निम्नलिखित में से किस की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई किसके समान है? तो ऊर्जा कहते किसे हैं बाबू? तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य की बीमा किसके बराबर होगी? ऊर्जा के बराबर। और कार्य का क्या होता है बाबू? कार्य के लिए क्या है? बल गुने विस्थापन। तो बल का डायमेंशन mlt-2 और s के लिए क्या लिखेंगे विस्थापन के लिए? l। तो ml2 T−2 ये हो जाएगा हम लोगों का कार्य का डायमेंशन। कार्य का डायमेंशन वर्क का डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोगों को 19 नंबर देखने को मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन ठीक इसी तरह का है कि 20 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ लेंगे 20 ओम के, 1/20 + 1/20 + 1/20 कितना आया बाबू? 20। ऊपर में कितना? 3। तो ये 1/r था ना, तो r के लिए क्या हो गया? 20/3 हो गया। अब बोल रहा है कि इसको फिर समांतर में जो ये फिर एक जुड़ा हुआ है, तो फिर जो जुड़ेगा उस श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। यानी जो अगर हम लोग बात करते हैं टोटल समतुल्य प्रतिरोध का, R इक्विवेलेंट का, तो 20/3 अब प्लस कितना हो जाएगा बाबू? 10। तो 3 एलसीएम हो जाएगा। अब 20 + 30 यानी 50/3। 50/3 इस तरह का हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं है। रेलवे ने इस बार मेंस में, पीटी में बहुत सारे ऑप्शन गड़बड़ दिए थे, उसी गड़बड़ में से ये एक है। हमने जानबूझ करके इसमें जितने क्वेश्चन रेलवे का है जिसका रेलवे ने आंसर गलत दिया था, यानी कि ऑप्शन ही गलत दिया था, उसको नहीं सुधरवाया, क्योंकि ये पता चले हम लोगों को कि ऐसे भी होता है। पता चला होगा कि रेलवे ने एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपया बोला था, अगर गलती है तो 50 रुपया देंगे, लेकिन उसके लिए 50 रुपया में रजिस्ट्रेशन करना था। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों ने काम किया था, तो इसलिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो आंसर हम लोग का क्या आएगा बाबू? 50/3 ओम। कितना? 50/3 ओम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? पानी के 1 मोल में,
तो पानी है क्या बाबू, यौगिक है, जिसका अनुभार होता है 18। H2O का अनुभार कितना होता है बाबू, 18। एक मोल कुछ भी रहे तो उसमें 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं या एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये पानी है, यौगिक है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो इस तरह का आंसर कौन सा है बाबू हम लोगों के पास, तो आंसर है हम लोग के पास बी नंबर। क्लियर। क्वेश्चन देखेंगे आगे बाबू, हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन 20 नंबर की मानव पाचन के अंत में, मानव खाना जब पचा लिया उसके अंत में एनर्जी किस रूप में रहता है। तो एनर्जी बाबू हमारे शरीर में केमिकल एनर्जी के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज है, ग्लूकोज जाएगा, फैटी एसिड जाएगा, ठीक है, एमिनो एसिड जाएगा, तो ये सब के सब क्या है, केमिकल है, केमिकल एनर्जी के रूप में सर्कुलेट हो रहा है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, आंसर देने के लिए रहेंगे तैयार। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे भी विचार करेंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ी घुमाया हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग कर विद्युत ऊर्जा की खपत 1 किलोवाट घंटा होती है। तो डायरेक्ट पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये कितना के बराबर होता है, इसको पूछना चाहिए। तो ये डायरेक्ट वैल्यू है बाबू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, इतना के बराबर होता है। बिना मतलब ये क्वेश्चन इधर से उधर घुमाया, इतना बड़ा खींच के ले गया। डायरेक्ट ये क्या पूछना चाहता है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होते हैं। आगे क्वेश्चन है बाबू कि ब्लीचिंग पाउडर, आगे क्वेश्चन है बाबू हम लोगों का कि ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो पहले तो ये जानना होगा बाबू कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है बाबू CaOCl। तो ये क्या है, क्लोरीन गैस है। तो ब्लीचिंग पाउडर से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है बाबू, क्लोरीन गैस होती है। कौन सी गैस होगी बाबू, क्लोरीन गैस होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें हम लोग बाबू, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब ईंधन को जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जब कार्बन जलता है तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके वह बनाता है क्या बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। बोल रहा है कि ऊर्जा उत्पादन यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है। तो बाबू ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस है और ये कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। और कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेलुलर रेस्पिरेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब बाकी जो है हम लोगों का ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें कौन सा गलत है, कौन सा गलत है बाबू। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, कौन सा गलत है। एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में से गलत सूत्र चुने। एल्केन का सूत्र कह रहा है बाबू CnH2n+2, सही है। CnH2n+2 ये तो सही है। फिर बोल रहा है एल्कीन का CnH2n+1, फिर बोल रहा है एल्काइन का CnH2n-1, ठीक है। और फिर नीचे में भी वही काम कर रहा है, नीचे में भी वही काम कि ए नंबर ऑप्शन दिया है। तो ये ऑप्शन को ही चेक करते हैं हम लोग क्या कह रहा है, देखेंगे। एल्केन, एल्केन का बाबू होता है CnH2n+2। इसका एल्कीन, एल्केन फिर दिया है तो CnH2n+2 सही है। एल्कीन, एल्कीन का देखेंगे बाबू CnH2n होता है। एल्कीन का क्या होता है बाबू, CnH2n। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये सी नंबर क्या है हम लोग का, सी नंबर क्या है बाबू, गलत है, गलत सूत्र है। इसका सही फार्मूला क्या होगा, CnH2n। CnH2n जिसका पहला सदस्य होता है C2H4, C2H4 एथिलीन, C2H4 जिसे हम लोग कहते हैं बाबू एथिलीन के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक के एग्जाम्पल होते हैं बाबू कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं और पैरेनकाइमा के ही कारण पानी में पौधे तैरते हैं। जलीय पौधे पानी में तैरते हैं पैरेनकाइमा टिश्यू के कारण, पैरेनकाइमा ऊतक के कारण। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद बाबू जाइगोट बनते हैं और जाइगोट का इंग्लिश होता है बाबू युग्मनज।
युग्मनज, युग्मनज। वैसे अंग जो मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होता है। देखिए, समजात अंग जिसका उत्पत्ति समान हो, और कार्य भिन्न हो। असमरूप अंग का मतलब जिसका रूप एक जैसा हो, और उत्पत्ति क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे देखिए, तितली का भी पंख होता है बाबू, और चिड़िया का भी पंख होता है। तो तितली का जो पंख है वो उसका स्किन है, और चिड़िया का जो पंख है उसका अगला पैर है। तो दोनों देखने में एक जैसे हैं, दोनों का पंख है, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं हम लोग समरूप अंग। और जैसे हम लोगों का हाथ है, अब मेढक का हाथ है, और चिड़िया का हाथ है, तो हम लोग अपने हाथ से खाना वाना खाते हैं, मेढक अपने हाथ से चलने का काम करता है, और चिड़िया अपने हाथ से उड़ने का काम करती है। पंख जो है चिड़िया का अगला हाथ है, तो ऐसे अंग को हम लोग बोलते हैं समजात अंग। ऐसे अंग को किस नाम से जानते हैं बाबू? समजात अंग के नाम से जानते हैं। जिसका जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस बाबू फैलता है मच्छर के द्वारा यह फैलता है जीका वायरस। ओस्टियोपोरोसिस किस अंग की बीमारी है? तो आप लोग बीमारी का नाम सुने होंगे बाबू, बीमारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक बीमारी है जिसे हम लोग कहते हैं बाबू रिकेट्स, एक बीमारी है जिसे आप लोग कहते हैं ओस्टियोमाइलेसिया, और एक बीमारी है जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोपोरोसिस भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ये तीनों बीमारी हड्डी से संबंधित होती है। हड्डियों में जब छिद्र हो जाते हैं तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं बाबू ओस्टियोपोरोसिस। उस बीमारी को किस नाम से जानते हैं बाबू? ओस्टियोपोरोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बायोटेक्नोलॉजी में शरीर में होने वाले रसायनों का अध्ययन किया जाता है, और रसायनों का अध्ययन करके ढेर सारी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। ठीक है, पूरे बायोटेक्नोलॉजी पे अभी काम हो रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे वैसी बीमारियों का भी इलाज हो जाएगा जो आनुवांशिक बीमारियां हैं, उसका भी इलाज हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी से। तो बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, लेकिन इसके बैड इफेक्ट भी हैं। जैसे यूरोप है, रसिया है, वहाँ पे ढेर सारे बायोटेक्नोलॉजी सब्जी वगैरह उगाया जाता है, लेकिन ये सब्जी वगैरह खाने से लोगों में नई तरह की बीमारियाँ भी आती है, ये एक समस्या है। तो भारत सरकार इसलिए बायोटेक्नोलॉजी से जैसे बीटी बैगन को अलाउ नहीं किया है, बीटी कॉटन को अलाउ कर दिया है। तो ये समस्याएं आएगी हम लोगों के देशों में। ठीक है, जब आएगा तो आज का टेस्ट हम लोगों का पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं है कि आप लोगों का नंबर कितना आया, नंबर लिखना पड़ेगा आपको। और अगर ये क्लास अच्छी लगती है आप लोगों को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूरी एकदम ये जरूरी है आपके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना तो एकदम मत भूलिए। तो हम लोग मिलते हैं बाबू अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों।